हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने नोमेनक्लेचर के बारे में कंप्लीट बात कर ली है, तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम सेकंड टॉपिक आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक है उसके साथ लिंकिंग होता है, तो इस टॉपिक का ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखिएगा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं या आइसोमर्स किसे बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक फॉर्मूला लिया है C2H6O। ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिया है मैंने C2H6O। तो ध्यान दें, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। इससे मैं दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाता हूँ। इससे मैंने एक फॉर्मूला बनाया CH3CH2OH और एक मैंने बनाया इससे CH3O और CH3। इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। ये आपका इथाइल अल्कोहल है और ये आपका डाइमिथाइल ईथर है। अब ध्यान दें, हमने मोलिकुलर फॉर्मूला लिया C2H6O। इसकी दो फॉर्म ऑब्टेन किए हमने, अर्थात इसके दो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया, एक इथाइल अल्कोहल और एक डाइमिथाइल ईथर। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और डाइमिथाइल ईथर जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है। अर्थात इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, डाइमिथाइल ईथर गैस है। अब बात आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। अर्थात हम लिखेंगे रिएक्ट विद सोडियम एंड गिव H2 गैस। अर्थात अगर इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं तो ये हमें H2 गैस देता है। जबकि अगर हम बात करें ईथर में, तो ईथर सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ऐसे आपके कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों डिफरेंट होती है, उन्हें हम आइसोमर और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन होगी टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। ध्यान दें, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज आर नॉन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना is called आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दें
क्या डेफिनेशन होगी? 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी फिजिकल, केमिकल या दोनों प्रॉपर्टियाँ डिफरेंट होगी, उन्हें आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म जो है इसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ध्यान दें क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उनको बोलते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो हम लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो ध्यान दें इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। और अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आल्सो सेम, अर्थात इनका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों ही सेम होते हैं। तो अगर हमें कभी भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर्स में आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, पहले आप उस लॉजिक को देखिएगा। सबसे पहले लिखा है मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आइसोमर्स होंगे तो उनके मोलिकुलर फॉर्मूला हमेशा सेम होंगे। तो याद रखें मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों में सेम है। नंबर 2, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला के बाद में हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम बोलते हैं DU। तो यहाँ पर भी DU सेम होगा और इनका भी DU क्या होगा? सेम होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ध्यान रखना इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, जबकि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में मैं बात करूं IUPAC नेम। तो ध्यान दें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में IUPAC नेम सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में IUPAC नेम भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ध्यान दें एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर आपको डिफरेंस करना है तो इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। पहला, मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों में सेम होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में सेम होगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट होगा, स्टीरियो में सेम होगा। IUPAC नेम स्ट्रक्चरल का IUPAC नेम डिफरेंट होगा, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में आपका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान दें फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या चीज़ डिफरेंट होगी? तो यहाँ पर इनका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट इन स्पेस ये डिफरेंट होगा। तो ध्यान दें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर इनका जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हमने केवल ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस करने का मेथड पढ़ा है। तो देखिएगा इसका क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में CI बोलेंगे। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में PI बोलते हैं। थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में FI बोलेंगे। नेक्स्ट मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में MI बोलेंगे। नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम RCI बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म। तो ध्यान दें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है, इसको हम 6 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। अब बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक तो हो जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 2 पार्ट से क्लासीफाई करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम आगे फर्दर बात करते हैं। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको हम एक पार्ट तो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हम क्लासीफाई करेंगे इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दें, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर फिर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होगा। एक आपका होगा एनियोमर्स और एक हो जाएगा आपका डायस्टियोमर्स। ध्यान दीजिएगा, जो एनियोमर्स होते हैं इनको हम मिरर इमेज भी बोलते हैं। मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। और आपका जो डायस्टियोमर्स होता है, इसको हम नॉन मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब बात आती है फर्दर, तो हम जो एनियोमर्स होते हैं उनका फर्दर फिर क्लासीफाई करते हैं। जो आपको एनियोमर्स होते हैं, इनका फर्दर क्लासीफाई करेंगे इरिथो और थ्रियो। इरिथो और थ्रियो। तो ध्यान दें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपके जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, उसको फिर हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एनियोमर्स, डायस्टियोमर्स। आपके जो एनियोमर्स होते हैं, उनको फिर हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, इरिथो एंड थ्रियो। इसी के साथ ये आपके आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, अर्थात कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डेफिनेशन होगी 2 और मोर देन 2 isomers which have same molecular formula but different in connectivity of atoms is known as structural isomer, and this phenomena is called structural आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दें, क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कि 2 और मोर देन 2 आइसोमर्स, अर्थात आपके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमर्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनमें डिफरेंट क्या होगा, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, अर्थात कनेक्टिविटी ऑफ एटम से मतलब है उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ऐसे आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, अर्थात हम डिस्कस करने जा रहे हैं CI के बारे में। क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म? तो सबसे पहले तो इसके बारे में आप समझें कि तो चेन आइसोमेरिज्म वो होंगे जिनके अंदर सबसे फर्स्ट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, अर्थात वो आइसोमर्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। नंबर टू में मैं बात करूं तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका नेचर, अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड का नेचर, और अगर सब्स्टिट्यूटेंट है तो सब्स्टिट्यूटेंट का नेचर, ये सभी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड और सब्स्टिट्यूटेंट, अगर आपके पास चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड और सब्स्टिट्यूटेंट है तो उन सब की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर क्या चीज़ में डिफरेंस होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका फोर्थ, क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन। ध्यान दे, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। कौन सी चेन? चाहे वो चेन उसकी पेरेंट चेन हो और पेरेंट चेन नहीं हो तो साइड चेन हो। तो ध्यान दें कि आपने जो चेन का सिलेक्शन किया है, चाहे वो पेरेंट चेन हो चाहे वो साइड चेन हो, उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अर्थात वो आइसोमर्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड, सब्स्टिट्यूटेंट भी सेम है, उनकी पोजीशन भी सेम है, बट वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, आपने जो पेरेंट चेन या जो साइड चेन का सिलेक्शन किया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम इसको फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो हमने जब आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तब हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में रूल नंबर 3 फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूले में देखिएगा सबसे पहले आएगा लोकेंट्स के बाद में आएगा प्रीफिक्स के बाद में आएगा रूट नेम, आफ्टर देन सफिक्स, प्राइमरी और आफ्टर देन
सफिक्स सेकेंडरी। अब आप देखिएगा ये IUPAC नोमेनक्लेचर करने का फॉर्मूला है। अब इसमें आपके पास चेन का सिलेक्शन अर्थात चेन कहाँ कहाँ होगी, तो इसके अंदर भी चेन नहीं है, इसमें भी चेन नहीं है। एक तो आपकी चेन होगी रूट नेम, जिसको हम कौन सी चेन बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। तो एक तो चेन आइसोमेरिज्म का आइडेंटिफिकेशन यहाँ से होगा। अगर आपने जो भी आइसोमर लिया है और उनका IUPAC नेम लिखा है और उनके IUPAC नेम में अगर उनका रूट नेम डिफरेंट है तो इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल है, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एक कार्बन का जो चेन होता है वो यहाँ पर होता है, इसको बोला जाता है साइड कार्बन चेन, जिसको हम सब्स्टिट्यूटेंट चेन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चेन आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो जो भी आइसोमर्स आपको गिवन है उनका नोमेनक्लेचर लिखेंगे और उनके नोमेनक्लेचर में यदि प्रीफिक्स या रूट नेम डिफरेंट है, या तो प्रीफिक्स डिफरेंट है या फिर रूट नेम डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर्स किसके एग्जाम्पल होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होते हैं। तो ध्यान दें, हम नोमेनक्लेचर करके भी चेन आइसोमेरिज्म के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके अंदर उनका प्रीफिक्स या उनका रूट नेम अगर डिफरेंट होगा तो वो आइसोमर्स आपके चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल होंगे। अब इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हम एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले फॉर एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एल्केन में हमने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिया है C2H6 इथेन। हमें पता है इथेन में कोई भी चेन आइसोमर नहीं होगा। नंबर 2 एग्जाम्पल लूँगा C3H8, यहाँ पर भी कोई चेन आइसोमर नहीं होगा। नंबर 3 में मैंने लिया है C4H10, जिसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, और ब्यूटेन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ध्यान दें, चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। किस तरह से चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि ब्यूटेन की 2 फॉर्म होती है। हमने इससे पहले जब क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था तब आपको बताया था कि ब्यूटेन की 2 फॉर्म होती है। एक तो होती है एन फॉर्म और एक होती है इसका आइसो फॉर्म। तो ध्यान दें, ये एन फॉर्म है, ये आइसो फॉर्म है। अब हमें पता करना है कि ये दोनों चेन आइसोमर है या नहीं। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करें तो ये चेन हो गई 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपकी जो पेरेंट चेन आ रही है वो 4 कार्बन की है, जबकि अगर हम यहाँ पर चेन का सिलेक्शन करेंगे तो चेन ये होगी। तो अब आप ज़रा देखिएगा 1 2 3, यहाँ पर आपके पास जो चेन आ रही है वो 3 कार्बन की है, अर्थात दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन डिफरेंट है। तो इसका मतलब बोथ आर चेन आइसोमर। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर से पता करना चाहें तो नोमेनक्लेचर से भी पता कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखूंगा तो क्या होगा, ब्यूटेन, और अगर इसका नोमेनक्लेचर लिखूंगा तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर पेरेंट कार्बन ब्यूट अर्थात कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का, जबकि यहाँ पर पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, प्रोप 3 कार्बन का। तो इसका मतलब यहाँ पर इनकी पेरेंट चेन में डिफरेंस है, और अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस है तो बोथ आर चेन आइसोमर। तो ध्यान दें, हम इनको बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। इसी में नंबर 4, अब हमने C5H12 एग्जाम्पल लिया है, जो हम किसको बोलते हैं, पेंटेन को। तो हमें पता है कि पेंटेन के अंदर भी चेन आइसोमर पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी CI पॉसिबल होगी। अब हमें पता है कि पेंटेन की 3 फॉर्म होती है, तो हम पेंटेन की यहाँ से 3 फॉर्म बनाएंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म एक तो हो जाएगा एन पेंटेन, सेकंड बनाएंगे हम आइसोपेंटेन, और थर्ड हम बनाएंगे नियोपेंटेन। तो ध्यान दें, पेंटेन की 3 फॉर्म्स होती है, एन पेंटेन,
आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब हम इनमें चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का है। अगर इसमें हम चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, और अगर हम यहाँ पर चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 कार्बन का चेन है। इसका मतलब तीनों के अंदर कार्बन चेन डिफरेंट है, और अगर तीनों में कार्बन चेन डिफरेंट है तो ये ऑल आर द चेन आइसोमर। अब आप देखिएगा अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखूँ तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेंटेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसमें नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग सही है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब आप देखिएगा यहाँ पर पेरेंट कार्बन पेंट 5 कार्बन का है, यहाँ पर आपका पेरेंट कार्बन ब्यूट 4 कार्बन का है, और यहाँ पर पेरेंट कार्बन प्रोप 3 कार्बन का है। तो आप देखिएगा तीनों में कार्बन चेन डिफरेंट है, और अगर कार्बन चेन डिफरेंट है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल आर CI टू ईच अदर, ये सभी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक नोट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा नोट क्या है, फर्स्ट नोट, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर CI इन एल्केन, अर्थात एल्केन में CI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो अभी हमने देखा 2 पर भी नहीं था, 3 पर भी नहीं था, तो बताइएगा मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4। तो ध्यान दें एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन चाहिए 4। नोट नंबर 2 क्या होगा, एन आइसो और नियो। अभी हमने देखा पेंटेन में एन आइसो नियो, ये सभी एक दूसरे के क्या थे, चेन आइसोमर। तो ध्यान रखना एन आइसो नियो आर चेन आइसोमर टू ईच अदर। तो ध्यान रखना एन आइसो और नियो जो होते हैं वो चेन आइसोमर्स का पार्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 4 एल्कीन। अब हम एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्कीन में भी मैंने फर्स्ट लिया है C2H4। हमें पता है यहाँ पर भी CI पॉसिबल नहीं है, अर्थात चेन आइसोमर नहीं होगा। इसी में मैं सेकेंड एग्जांपल लूँगा C3H6। तो यहाँ पर भी आपका चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिएगा 3 कार्बन में हम डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, अब आप इसकी चेन में चेंज नहीं कर सकते। नंबर 3 में मैंने लिया है C4H8। ध्यान रखना C4H8 इसको बोलते हैं ब्यूटीन, और C4H8 ब्यूटीन है, इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो देखिएगा ब्यूटेन के हमें पता है 2 फॉर्म्स होती है, तो इसकी हम 2 फॉर्म्स फॉर्म करेंगे। एक तो हो गई एन ब्यूटेन, एक हो जाएगा आइसोब्यूटेन। तो ये तो हो गई एन ब्यूटीन, और ये फॉर्म कौन सी हो गई, आइसोब्यूटीन। अब आप देखिएगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में 1 2 3 4 है, और अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब बोथ आर चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम इनका नोमेनक्लेचर करके आइडेंटिफाई करना चाहें तो देखो इसका नाम क्या होगा, तो इसके लिए लिखेंगे 1 ब्यूटीन, और इसके लिए क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो आप देखिएगा बॉन्ड की पोजीशन दोनों में सेम है, बट यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन का है और यहाँ पर पेरेंट चेन 3 कार्बन का है। तो इनकी पेरेंट चेन में डिफरेंस है, और अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल C5H10। हमें पता है C5H10 को हम क्या बोलते हैं, पेंटीन। अब आप देखिएगा पेंटीन में चेन आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है, बट इसके कितने चेन आइसोमर होंगे। तो देखिएगा फर्स्ट
फर्स्ट हमने लिया है 1 पेंटीन जो कि एन फॉर्म है। सेकेंड हम लेंगे आइसोपेंटीन वाला पार्ट जिसको लिखेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। और थर्ड लिखेंगे इसकी कौन सी फॉर्म, नियो फॉर्म। तो इसकी नियो फॉर्म हम ले रहे हैं। तो नियो फॉर्म जब हम लेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगी, अर्थात इसके केवल 2 फॉर्म बनेगी। एक होगा 1 पेंटीन और दूसरा होगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो अब आप देखिएगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है। इसका मतलब दोनों के अंदर चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर चेन आइसोमर। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नोट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नोट नंबर 2। अगर हम नोट नंबर 2 की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर CI इन एल्कीन इक्वल टू 4, अर्थात एल्कीन में CI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 4। अब हम बात करेंगे नंबर 3 फॉर एल्काइन। तो अब आप देखिएगा एल्काइन के अंदर भी हम फर्स्ट लेंगे C2H2, जहाँ पर C2H2 लेंगे जहाँ पर आपका चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल लेंगे C3H4, जहाँ पर भी चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 3 C4H6। अभी हमने देखा कि C4H6 में C4 कार्बन में एल्केन में भी चेन आइसोमर पॉसिबल था, एल्कीन में भी पॉसिबल था। क्या एल्काइन में पॉसिबल होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। अब आप देखिएगा इसकी मैं 2 फॉर्म्स ऑब्टेन करता हूँ, एक एन ब्यूटाइन और एक आइसो। तो मैं इसकी एक एन फॉर्म और एक आइसो फॉर्म बनाता हूँ। अब आप देखिएगा एन फॉर्म में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, बट आइसो फॉर्म में हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि C4H6 के अंदर भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। अब हम लेंगे एग्जांपल नंबर 4 C5H8, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेंटाइन। और ध्यान दें पेंटाइन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। इसका मतलब एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, 5। अब देखो कैसे होगा। तो हमें पता है पेंटाइन की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म। तो हम इसकी तीनों फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। तो ये इसकी एन फॉर्म, ये इसकी आइसो फॉर्म और ये इसका नियो फॉर्म। अब आप देखिएगा एन फॉर्म में तो हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 पेंटाइन, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 5। नंबरिंग भी आप चाहो तो कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर पेरेंट चेन ये हो गई जिसमें नंबरिंग 1 2, जिसमें हम नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगेगा 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, जिसमें पेरेंट चेन कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन। अब आप देखिएगा तीसरा इसका नियो फॉर्म है। नियो फॉर्म में अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 6 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी केवल 2 फॉर्म बनेगी, एन और आइसो। और एन में पेरेंट कार्बन में चेन 5 है और ब्यूटेन के अंदर पेरेंट कार्बन में चेन 4 है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बोथ आर चेन आइसोमर। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि एल्केन में मिनिमम कार्बन चाहिए 4, एल्कीन में 4, बट एल्काइन में कितने चाहिए, 5। तो नोट नंबर 3 हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर CI इन एल्काइन। एल्काइन में CI के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी के साथ ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में
चेन आइसोमेरिज्म की बात कंप्लीट होती है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम साइड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे साइड चेन के बारे में, अर्थात अब जो हम एग्जांपल लेंगे उनके अंदर पेरेंट चेन तो सेम होगा बट साइड चेन क्या होगा, डिफरेंट। जैसे इसके लिए मैंने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है, सबसे कॉमन एग्जांपल है, ये साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन पर मैंने ये 3 मेंबर रिंग अटैच की है, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी का हम सेकेंड पार्ट ले लिया मैंने, और अब की बार हमने इस तरह से चेन अटैच की है। अब की बार ये 1 डेज, ये 2 डेज, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर इनके IUPAC नेम की, तो इसका IUPAC नेम तो सिंपल है, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन यही रहेगा, जिसके अंदर पेरेंट कार्बन में चेन 6 है, तो ये आपके ध्यान दें पेरेंट चेन है, और इसकी जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है उसमें कार्बन 3 है, ये आपकी साइड चेन है। तो ध्यान दें, यहाँ पर साइड चेन में कार्बन 3 है, यहाँ पर पेरेंट चेन में कार्बन 6 है। अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये देखो, यहाँ पर 1 पर है मिथाइल, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, और आगे हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो आप देखिएगा इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो ध्यान दें इसकी पेरेंट चेन में तो कार्बन 6 है, तो यहाँ भी पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, यहाँ भी पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, अर्थात पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। बट आप देखिएगा यहाँ पर साइड चेन में कितने कार्बन है, 3, बट आप देखिएगा यहाँ पर साइड चेन में कितने कार्बन है, 2, अर्थात यहाँ पर साइड चेन डिफरेंट है, और साइड चेन डिफरेंट है तो भी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इनके अंदर पेरेंट जो चेन है वो सेम है, अर्थात पेरेंट चेन में दोनों में 6 कार्बन है। बट अगर हम बात करें किसकी, साइड चेन, तो साइड चेन यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों के अंदर साइड चेन डिफरेंट है, जिसके अंदर एक में 3 कार्बन है और एक में 2 कार्बन है। तो बताइएगा बोथ आर Ci, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2, आपकी बार मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में इथाइल लिया है, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर सेकंड जो लिया है वो भी साइक्लोहेक्सेन लिया है, बट मिथाइल के साथ यूज किया है। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या बनेगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, और अगर इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या बनेगा, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखिएगा यहाँ भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, यहाँ भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, अर्थात दोनों के अंदर पेरेंट चेन जो है वो क्या है, सेम है। बट आप देखिएगा यहाँ पर साइड चेन में कितने कार्बन है, 2, 1 2, जबकि यहाँ पर साइड चेन में सिंगल कितना कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है, अर्थात इनकी क्या डिफरेंट है, साइड चेन सेम नहीं है, इनका जो साइड चेन है वो डिफरेंट है। और अगर साइड चेन डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में हमने ये एग्जांपल लिया है और इसके साथ में ये एग्जांपल लिया है। अगर हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो आप देखिएगा पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहाँ जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है, साइड चेन है, उसमें भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब आप देखिएगा इसमें 1 2 और 1, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल और आगे हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन।
प्रोपेन। अब आप देखिएगा यहाँ भी पेरेंट चेन में अभी भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पेरेंट चेन अभी भी 3 कार्बन का है। बट आप देखिएगा यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट चेन में 3 कार्बन था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट चेन में मैक्सिमम कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आप देखिएगा दोनों में पेरेंट चेन सेम है बट सब्स्टिट्यूटेंट चेन में डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर चेन आइसोमर। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। मैंने ये लिया है ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, और इस पर हमने ये लगाया, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। और इसी के सिमिलर हमने ये लिया है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आप देखिएगा पेरेंट चेन ब्यूट 4 कार्बन, पेरेंट चेन ब्यूट 4 कार्बन, बट साइड चेन 2 कार्बन, यहाँ पर साइड चेन 1 कार्बन, तो पेरेंट चेन सेम है बट साइड चेन में डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर चेन आइसोमर। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा अब हम फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में देखिएगा यहाँ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पर भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है। अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, और अगर हम यहाँ भी बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। अर्थात इन दोनों के अंदर आपका जो पेरेंट चेन है वो सेम है बट पोजीशन ऑफ अल्कोहल डिफरेंट है। जबकि हमने क्या कहा था, चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेंट और बॉन्ड की पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये चेन आइसोमर के एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, अर्थात इनके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अब बात आती है चेन। अगर हम यहाँ चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन होगा, और अगर हम यहाँ चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन होगा। आप देखिएगा दोनों में पेरेंट चेन जो है वो डिफरेंट है, बट हमें चेक करना है कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है या नहीं, क्योंकि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो ये आइसोमर भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर टोटल कार्बन 4 5 6 7 है, और यहाँ पर भी टोटल कार्बन 7 है, अर्थात इनके मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, तो बोथ आर चेन आइसोमर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, अर्थात इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। दूसरा चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में बॉन्ड भी सेम है। अब हम सिलेक्शन करेंगे चेन का, तो यहाँ पर चेन के सिलेक्शन में 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब हम यहाँ भी चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ चेन के सिलेक्शन में देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 हो गया। अब आप देखिएगा दोनों के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों में चेन सेम कार्बन का है, और अगर दोनों में चेन सेम कार्बन का है तो यहाँ पर चेन पेरेंट जो चेन है वो सेम है, और अगर पेरेंट चेन सेम होगी तो इसका मतलब ये CI भी नहीं होंगे, अर्थात ये CI का पार्ट नहीं है। और अगर ये CI का पार्ट नहीं है तो हमें इन्हें क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, अर्थात ये दोनों आइसोमर आइडेंटिकल का पार्ट है। अब आ जाइएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हम सबसे पहले पता करेंगे कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, अर्थात इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, आपको पता है दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है,
अब हम डिस्कस करेंगे किसका, पेरेंट चेन। तो देखिएगा पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। इधर देखिएगा आप 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, अर्थात इनका जो पेरेंट चेन है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर इनका पेरेंट चेन सेम आ रहा है तो ये चेन आइसोमर का एग्जाम्पल नहीं है, ये भी एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम सबसे पहले चेक करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्बन है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, अर्थात यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है। और अगर मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो हमें पता है ये आइसोमर भी नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोथ आर नॉट आइसोमर, क्योंकि आइसोमर के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना कंपलसरी है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कुछ अदर्स एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिएगा आपको ये एग्जांपल दिए हैं, इनमें बताना है कि ये चेन आइसोमर के एग्जांपल है या नहीं। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल में आपकी पेरेंट चेन में कार्बन 6 है, यहाँ पर 5 है, पेरेंट चेन डिफरेंस है, तो बोथ आर चेन आइसोमर। सेकेंड एग्जांपल में देखिएगा यहाँ पर भी पेरेंट चेन में कार्बन 6 है, यहाँ पर पेरेंट चेन में कार्बन 3 है और मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, पेरेंट चेन डिफरेंट है, तो बोथ आर चेन आइसोमर। इसी से रिलेटेड देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 पेरेंट चेन में, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, दोनों के चेन में डिफरेंस है, तो बोथ आर चेन आइसोमर। इसी के साथ ये चेन आइसोमेरिज्म का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे।